हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था क्लास 12th अभी स्टार्ट करने का, क्योंकि 11th का वीडियोस बनाने के लिए हार्डली टाइम मिल रहा है। बट क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि उसे नेशनल इनकम पे वीडियो चाहिए, तो आई थॉट क्लास 12 भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। बिकॉज स्टूडेंट सेइंग कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक आपसे ही पढ़ना है इज द मोस्ट मोटिवेटिंग इवेंट ए टीचर कैन हैव व्हाइल टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास और बिल्ड करते हैं वो नेसेसरी बेस जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो हम लोग शुरू से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल सच एज जीडीपी, नेशनल इनकम एंड ओवरऑल प्राइस लेवल्स। तो यहाँ पे एग्रीगेट वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? सम टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल्स। तो ये तो चलिए हो गया आपका टाइप ऑफ डेफिनेशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, उससे कैसे ये अलग है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट लाइक हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? लुक एट द इकोनॉमी वाइड फेनोमेना। मतलब पूरे इकोनॉमी एज ए होल को ये मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। आगे है आपका मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपको एक इंडिविजुअल चैप्टर भी मिलेगा आगे जाके। लाइक ये आपको नेशनल इनकम में हो जाएगा, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ना है। तो अभी हम शॉर्ट में सिर्फ इंट्रो देख लेते हैं कि ये सब होता क्या है, आगे फिर चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू मतलब यहाँ पे मार्केट हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बात हो रहा है। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड। तो ये जो वैल्यू का यहाँ पे बात हो रहा है, ये वैल्यू आपका मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है या फिर आपका फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है। इसे हम आगे समझेंगे। तो जीडीपी हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड। नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम अर्न्ड बाय नेशंस रेसिडेंट्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो डोमेस्टिकली क्या हो गया? विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द नेशन। और इंटरनेशनली क्या हो गया? दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर आप बोल सकते हो इनकम फ्रॉम फॉरेन नेशन। और डोमेस्टिकली हो गया आपका अर्न्ड विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ नेशन। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ नेशन। ठीक है। नेक्स्ट फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। मतलब प्राइस सारे गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ जाता है, और इसके कारण क्या होता है? किसी भी कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है, या फिर आप कह सकते हो आपके मनी का जो परचेजिंग पावर है, वो घट जाता है। एंड लास्टली है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली लुकिंग फॉर ए जॉब बट अनेबल टू फाइंड वर्क, मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। उसके बाद है आपका फंडामेंटल्स मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी ट्राई करता है इन दो सिचुएशन को अवॉइड करने का।
दैट इज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, सेम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाना, और डिफ्लेशन हो गया प्राइस जरूरत से ज्यादा घट जाना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे है अचीविंग द लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज वेयर ऑल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्टली है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। तो ये सेपरेट चैप्टर भी है। इसमें मेनली आपको पढ़ना है कि कोई भी इकोनॉमी अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कैसे मीट करता है। दैट इज आप ये भी बोल सकते हो कि एक इकोनॉमी फॉरेन इकोनॉमी से कितने पैसे अर्न करता है और इंटरनेशनल इकोनॉमी को कितना पैसा देता है। उसके बाद है आपका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मेनली यहाँ पे तीन चीज देखा जाता है। सबसे पहला है आपका फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरा है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपने स्पेंडिंग को और टैक्स रेट को टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग इन एन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री में उस कंट्री का सेंट्रल बैंक बनाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई हो गया, by altering the interest rate and adjusting the amount of money in circulation। एक इकोनॉमी में जो पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहे हैं, उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। एंड लास्टली एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो ये क्या है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल करेंसी वैल्यू अगेंस्ट अदर करेंसीज। तो अभी जो हमने ये तीन टॉपिक देखा, दैट इज मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, या फिर फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स, या फिर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये तीन टॉपिक मेनली आपका एक ओवरव्यू के लिए है कि आपको पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। हाउएवर आपका जो चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो मेनली यहाँ से शुरू होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट सेक्टर का बात करते हैं, तो ये हैं आपके डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला हो गया प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट है हाउस होल्ड। ये क्या है, इंगेज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स की प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है या जो सर्विस रेंडर करता है, उसे ही हाउस होल्ड जो है कंज्यूम करते हैं, या आप कह सकते हो उसका कंजम्पशन करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज इंगेज इन एक्टिविटीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज। इधर वो टैक्स लेती है या फिर सब्सिडीज देती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा मतलब है यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी से। तो कोई भी फॉरेन इकोनॉमी से हमारा क्या रिलेशन हो सकता है, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ही हम लोग करेंगे। एंड लास्टली फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर इज मेनली द फाइनेंशियल मार्केट विच इज इंगेज इन एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है। उसके बाद है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हुआ, circular flow of income refer to the flow of money, income, or the flow of goods and services across different sector of the economy in a circular form। तो एज पर द डेफिनेशन यहाँ पे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी का बात करते हैं, तो एक हो गया यहाँ पे आपका कंज्यूमर और एक हो गया आपका प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या फिर जो भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये एक सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। लाइक गुड्स जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कंज्यूमर के पास जाता है और कंज्यूमर फिर उसका पेमेंट करते हैं। एंड सिमिलरली कंज्यूमर ही हैं जो कि प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और एज ए एम्प्लॉय उसके लिए काम भी करते हैं। तो वेदर इट्स गुड्स और सर्विस और फ्लो ऑफ मनी और इनकम। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मनी, गुड्स एंड सर्विस और इनकम, ये जो है एक इकोनॉमी में सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। पहला हो गया आपका रियल फ्लो और दूसरा हो गया आपका मनी फ्लो। तो रियल फ्लो को ही जो है प्रोडक्ट या फिर फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और मनी फ्लो को ही आप मॉनेटरी या फिर नॉमिनल फ्लो भी कह सकते हो। तो यहाँ पे रियल का मतलब हो गया एक तरह से आप कह सकते हो टेंजिबल आइटम्स, जिसे आप टच कर सकते हो, जो रियल में है। अकाउंट्स में भी सेम हमने पढ़ा था।
और फिर जब नॉमिनल का बात आ रहा है तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में? ऑब्वियसली एक्सपेंसेस और गेन, एक्सपेंसेस या गेन। तो जब भी एक्सपेंसेस और गेन का हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम किस चीज का बात करते हैं? हम बात करते हैं मनी का। तो मनी, मॉनेटरी या फिर नॉमिनल फ्लो, ये तीनों एक ही चीज है। सो ओवरऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, दैट इज रियल फ्लो और मनी फ्लो। ओके, अब आगे देखते हैं रियल फ्लो क्या होता है। Real flow of income implies the flow of factor services from the household sector to the producing sector and corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. तो इस रियल फ्लो को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इकोनॉमी, जिसमें कि सिर्फ टू सेक्टर्स होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, और बदले में हाउस होल्ड जो हैं वो सप्लाई करते हैं एक प्रोड्यूसर को सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे कि हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। तो चलिए इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हो गया आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और इधर हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को ही हम फर्म भी बोलते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर तो कंज्यूमर हो गए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर किसी भी फर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसे कि हम बोल सकते हैं आपका फैक्टर सर्विस। ठीक है, उसके बाद एक फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है बदले में? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज। तो जबकि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। उसके बाद है आपका मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एज ए मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो अभी जब हमने रियल फ्लो में देखा था कि हाउस होल्ड वाले फर्म को प्रोवाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्टर सर्विसेज। तो उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो उन्हें रेम्यूनरेशन या फिर आप बोल सकते हो पैसे मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो ये जो मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है फैक्टर सर्विसेज के बदले में, दैट इज फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय हाउस होल्ड, ये हो गया आपका मनी फ्लो। And once the money is earned, the household spend their incomes on goods and services produced by the producing sector or firm. Accordingly, money flow back to the producing sector as household expenditure. मतलब कि अब जो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने प्रोड्यूस किया उसे वो सेल करते हैं हाउस होल्ड को। तो अभी जो फर्म ने पेमेंट किया था हाउस होल्ड को एज ए रेम्यूनरेशन, उसे हाउस होल्ड वाले खर्चा कर देते हैं फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एज ए रिजल्ट वो पैसा जो है फिर से वापस चला जाता है फर्म के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है वो फ्लो कर रहे हैं इन एन इकोनॉमी इन ए सर्कुलर फॉर्म। चलिए इसे भी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हो गए आपके फर्म्स, और ये हो गए आपके हाउस होल्ड। तो रियल फ्लो में हाउस होल्ड्स ने फर्म को प्रोवाइड किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो बदले में अब फर्म जो है हाउस होल्ड को देगा फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था उसे जब हाउस होल्ड वाले परचेज करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देख सकते हो कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर सर्विसेज फ्लो होता है, और मनी फ्लो में जो भी ट्रांजैक्शन मनी फॉर्म में हो रहा है दैट इज फैक्टर पेमेंट और आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पूरी इकोनॉमी में फ्लो करता है ये सर्कुलर फ्लो। तो चलिए अब आगे देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल में आपका बेसिक एजम्पशन हो जाएगा, सबसे पहला, देर आर ओनली टू सेक्टर इन एन इकोनॉमी दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। दूसरा हो जाएगा हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। तो ये दोनों सेम चीज है। उसके बाद हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन और फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस टू द हाउस होल्ड। मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड वाले किसी तरह का सेविंग नहीं करेंगे, और एट द सेम टाइम फर्म किसी भी तरह का क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखेगा, और कोई भी गवर्नमेंट या फॉरेन ट्रेड नहीं होगा टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो ये हमारा बेसिक एजम्पशन है फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी। तो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। तो फर्म तो हो ही जाएगा यहाँ पे, इसके बाद हो जाएगा आपका हाउस होल्ड। अभी हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म को प्रोवाइड करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसे कि हम फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं। और बदले में फर्म प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के बदले रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। एंड सिमिलरली फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा, एक मिनट, फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड वाले को जो फैक्टर पेमेंट मिलेगा उससे हाउस होल्ड वाले ये जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे उनका पेमेंट करेंगे, दैट इज वी कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन, या फिर आप कह सकते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, अभी क्या है, थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो तीन फेज क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका प्रोडक्शन फेज, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा हो गया डिस्पोजिशन फेज। तो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि फर्म प्रोड्यूस, एक मिनट, तो प्रोडक्शन फेज में होता है फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। और जो भी प्रोडक्शन होता है उसे अगर हम क्वांटिटी में बात करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज रियल फ्लो, और अगर उसका मॉनेटरी वैल्यू देखें तो दैट विल बी कॉल्ड एज मनी फ्लो। उसके बाद सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। It means flow of income in form of rent, interest, profit and wages paid by producing sector to the household sector. So it is also a money flow. तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज ऑल अबाउट पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर
services, or we can say payment for factor services done to household. And last one is disposition phase. So disposition का मतलब होता है expenditure made. This phase deals with expenditure on purchase of goods and services by household and other sectors. So अगर हम 3 phases of circular flow का बात करते हैं, तो सबसे पहले हो गया प्रोडक्शन फेज. तो ये प्रोडक्शन फेज में प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्रोड्यूसर ही पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड्स को. एंड लास्टली हाउस होल्ड वाले जब फैक्टर इनकम अर्न कर लेते हैं, तो उसे वो जो खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, उसे हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज. दैट इज यहाँ पे हाउस होल्ड dispose their income to purchase goods and services. Therefore, disposition phase is a money flow from other sector to producer sector. मीन्स हाउसहोल्ड वाले सामान खरीदते हैं और बदले में फर्म को पे करते हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. अब इस चैप्टर में दो और छोटा छोटा कंसेप्ट रह गया है. सबसे पहला है आपका लीकेज. तो लीकेज क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो. सो लिख सकते हो यहाँ पे लीकेज मीन्स withdrawal of money from circular flow. ओके, तो सर्कुलर फ्लो से आप पैसा विड्रॉ कब कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी तरह का सेविंग करोगे. अभी क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर अपना सारा गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है और हाउस होल्ड अपने सारे पैसे जो अर्न कर रहे हैं वो उससे खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में. तो किसी तरह का सेविंग नहीं हो रहा है. लेकिन अगर इकोनॉमी में सेविंग होने लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो. दैट इज सो दैट विल बी कॉल्ड एज लीकेज. तो अब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में लीकेज किस फॉर्म में होगा वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहला हो गया आपका टू सेक्टर इकोनॉमी. उसके बाद टू सेक्टर इकोनॉमी में किसी तरह का लीकेज नहीं होगा. उसके बाद टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लोग सेविंग करने लगेंगे. उसके बाद आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी देख सकते हो. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा. तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेविंग तो होगा ही, साथ में टैक्सेस टैक्सेस देना पड़ेगा. और फोर सेक्टर इकोनॉमी में फोर सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम सेविंग तो करेंगे ही, टैक्सेस तो पे करेंगे ही, साथ में हम इंपोर्ट्स भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी डिफरेंट इकोनॉमी इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो आई होप लीकेज क्लियर हो गया होगा. बहुत सिंपल है. उसके बाद अगला कंसेप्ट है आपका इंजेक्शन. तो इंजेक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ लीकेज. इंजेक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो. इसको आप लिख सकते हो
these are introduction of income, or you can say money into the circular flow। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। अगर हम पैसे को सेव करते हैं तो दैट इज ए फॉर्म ऑफ लीकेज, और अगर हम पैसे को और इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, तो दैट इज ए फॉर्म ऑफ इंजेक्टिंग मनी इन द इकोनॉमी, तो इसे हम बोलेंगे इंजेक्शन। सो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इंजेक्शन किस फॉर्म में होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला टू सेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा टू सेक्टर विथ फाइनेंशियल मार्केट, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर में किसी भी तरह का हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो इंजेक्शन। जब फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। थ्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, साथ में गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपेंसेस करेगी। और जब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का बात करेंगे तो यहाँ पे, सॉरी, जब फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का बात करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा ही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा ही, साथ में जो नया होगा दैट विल बी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जब हम कुछ एक्सपोर्ट्स करेंगे तो पैसा आएगा, दैट विल बी ए फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ रिगार्डिंग टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आप क्या क्या बोल सकते हो? लाइक आप यहाँ पे देख लो। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं important points for two sector economy। सबसे पहला क्या हो जाएगा, टोटल फर्म जितना प्रोड्यूस करती है कंज्यूमर उतना कंज्यूम भी कर लेता है, मतलब जितना प्रोडक्शन होता है सब कुछ कंज्यूमर परचेज कर लेता है। उसके बाद सेकंड हो जाएगा आपका, मतलब कि फर्म जितना पे कर रही है हाउस होल्ड उतना रिसीव कर रहे हैं इनकम, मीन्स देयर इज नो मिडिल मैन। तीसरा हो जाएगा आपका रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। इसका मतलब है कि फर्म ने जो भी प्रोड्यूस किया सेल करने पे उसे उसका पूरा मनी वर्थ मिल गया, और हाउस होल्ड ने जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया या फिर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसके बदले में उसे उसका मनी वर्थ रेम्यूनरेशन मिल गया, दैट इज फैक्टर इनकम। और लास्टली आप कह सकते हो फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि जितना भी इनकम हाउस होल्ड को हो रहा है सब कुछ वो कंज्यूम कर दे रहे हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी, तो ये हो जाएगा
लाइक ये 4 पॉइंट है जो आप कंक्लूड कर सकते हो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन में इतना ही था। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।